नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके पिछले 4-5 महीने में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे हैं, उन सारे प्रश्नों की हम आज बात करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है एम स्टडी में। और अब हम बात करते हैं आपके इन प्रश्नों की। देखते हैं सबसे पहली चीज और पहला प्रश्न दोस्तों, क्या बढ़िया प्रश्न है मेरे ख्याल में। देखो एक बार ध्यान से, पंडित झाबरमल स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पंडित झाबरमल शर्मा जो हैं वो के कौन थे। पंडित झाबरमल जी जो हैं वो हमारे पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? झाबरमल, पंडित झाबरमल को कहा जाता है। तो उनकी स्मृति में एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो सिंपल सी बात है, पत्रकारिता के क्षेत्र में होना लाजमी है। तो पहला आता है व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण व वन्यजीव के संरक्षण क्षेत्र में। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक परिवर्तन तथा समाज सुधार के क्षेत्र में। और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 1, पंडित झाबरमल जो शर्मा का जो पुरस्कार है, स्मृति जो पुरस्कार है, वो किसकी याद में दिया जाता है? व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए, इसमें भी ये पुरस्कार जो है हमारी जो कविता विद्या है या मैं कहूं तो कहानी विद्या है, इनके क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं आप सबसे पहले। हाँ जी, अब देखो, अब बात आती है हमारी कि पंडित झाबरमल शर्मा जो है कहानी विद्या, अगर आपसे पूछ ली जाए कहानी विद्या का प्रथम पुरस्कार कौन सी विद्या दोस्तों? कहानी विद्या का प्रथम पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा की लता शर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? कोटा की लता शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है, कोटा से। लेकिन कहानी विद्या के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुजी ये कहानी विद्या तो ठीक है, कहानी विद्या के अलावा कविता विद्या का यह पुरस्कार किसको दिया गया है? कौन सा है भाई साहब? कविता विद्या, साहित्य से संबंधित ही है। और कविता विद्या का प्रथम पुरस्कार जो है लाडलो, ये दिया गया है अगर आपसे पूछा जाए त्रिवेंद्रम या केरल का जो एक बंदा है उसको रति सक्सेना। कौन है दोस्तों? रति सक्सेना, उसको यह पुरस्कार दिया गया है। ये लो भाई, ठीक है। ये आपका कौन सा पुरस्कार है? पंडित झाबरमल स्मृति पुरस्कार से संबंधित। और ये जो मैंने आपको पुरस्कार बताए ये कब दिए गए? 2020 में। कब दिए गए दोस्तों? 2020 में। हालांकि इनके सेकंड और हैं दोनों के, उनके आपको यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्स्ट मैंने आपको लिखा दिए हैं। 2020 के ये पुरस्कारों की घोषणा यहां पर की गई है। क्लियर है? अब इससे आगे हम चलते हैं। आगे चलें तो दूसरा प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ रहा है और यह प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत में भारतीय मूल की मनीषा सिंह को किस संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। हाल ही में भारतीय मूल की मनीषा सिंह को ट्रंप सरकार ने, कौन सी सरकार, मैं सीधे कहूं यूएसए में ट्रंप सरकार ने अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो इनमें से कौन सी संगठन का राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको बताना है। इसका बहुत बढ़िया प्रश्न लगता है मुझे भी ये, और आपको इसको बताना चाहिए। देखो, ट्रंप सरकार ने इसमें कौन से में आर्थिक सहयोग तथा संगठन विकास संगठन जो है, इसमें ट्रंप सरकार ने इसकी नियुक्ति की है। किसकी की है दोस्तों? मनीषा सिंह। कौन है मनीषा सिंह? ये भारतीय मूल की व्यक्ति है, महिला है, जो कि इस टाइम पर ट्रंप सरकार में काम कर रही थी। अब तक ये विदेश राज्य मंत्री के रूप में वहां पर काम कर रही थी। कौन से रूप में? विदेश राज्य मंत्री के रूप में वहां पर काम कर रही थी। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न दोस्तों यहां पर क्या कहता है? देखो, अयोध्या में श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस मंदिर का निर्माण कौन सी स्थापत्य शैली में किया जाना
प्रस्तावित है। देखो भारत में अगर मंदिर निर्माण की प्रमुख स्थापत्य शैलियां पूछ ली जाए, उत्तर भारत में ज्यादातर जो स्थापत्य शैली चलती है वो चलती है नागर शैली, दक्षिण भारत में चलती है द्रविड़ शैली, और दोनों के मध्य यानी कहूं तो दोनों का मिला जुला जो रूप है वो कहां चलता है दोस्तों, बेसर शैली। ठीक है, दोनों शैलियों का मिला जुला जो रूप मिलेगा वो आपको किस में मिलता है, बेसर शैली में मिलता है। और एक शैली आपने ये भी सुनी होगी महामारू शैली, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा सबसे ज्यादा उस टाइम पर उसका काम किया गया था। तो अब आपसे पूछा है भारत का जो अयोध्या में नया मंदिर बन रहा है अभी, श्री राम जी का मंदिर जो निर्माणाधीन है अभी, जिसकी आधारशिला रखी गई थी अगस्त 2020 में। कब रखी गई थी दोस्तों, अगस्त 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, नींव किसके द्वारा रखी गई थी इसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। अब ये कौन सी शैली में बनाया जा रहा है, नागर शैली में। कौन सी शैली में बनाया जा रहा है, नागर शैली। जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर भारत के जो अधिकांश मंदिर हैं वो कौन सी शैली में बनाए जाते हैं, नागर शैली में। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन मुझे यहां पर नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपके 3 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है कंपनी संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया इस विधेयक का मूल अधिनियम कौन सा है। कंपनी अधिनियम 2016, कंपनी अधिनियम 2006, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी अधिनियम 2003। ये देखो कंपनी कंपनी आ रहा है, मैं कहूं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे संबंधित यह विधेयक है। और इस विधेयक में कुछ बदलाव किए गए हैं कि क्या हम खरीदेंगे विदेशी कंपनियों से, क्या नहीं खरीदेंगे, किस पर कितना टैक्स होगा। तो उसमें हमने संवैधानिक बदलाव किए हैं कुछ, मैं कहूं तो हमारी लोकसभा ने उसमें क्या किए हैं, बदलाव किए। तो उसी को लेकर कंपनी संशोधन विधेयक आया 2020 में, उस पर लोकसभा ने प्रस्तुति दी है। तो आपसे यह पूछा गया कि इससे पहले मूल अधिनियम कौन सा है, इससे पहले जो ये है ये मूल अधिनियम कौन सा है, इसको आपको आंसर देना है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपसे पहले बदलाव कब हुए थे, तो कंपनी अधिनियम 2013। कब हुए थे अधिनियम का बदलाव, कंपनी अधिनियम 2013 में। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका ये रहा, 5वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, गलवान घाटी में हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे ख्याल में, क्योंकि गलवान घाटी जो है आपको सबको पता होगा आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, क्योंकि चाइना और इंडिया के आपस में संघर्ष को लेके यहाँ सैनिकों की आए दिन झड़पें आपने देखी होंगी, पेंगोंग झील को लेकर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वही चीज आपको इसमें प्रश्न में दिखाया गया है कि वर्तमान में इसकी चर्चा का प्रमुख कारण क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन की टकराव के कारण, गलवान नदी घाटी में उफान के कारण, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में जैव विविधता को ह्रास के कारण। तो आप सबको पता होगा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसका पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही माना जाएगा। कौन सा, देखो भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं भाई साहब, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चाइना के बीच में यह है। एक रेखा आपने नाम सुना होगा मैकमोहन रेखा, वो अलग है, और एक्चुअल जो वर्तमान में वास्तविक स्थिति है उसको बोलते हैं LAC। ठीक है ना, और इस पर लेकर विवाद हो रहा है, और स्पेशली एक झील है इस क्षेत्र में जिसका नाम है पेंगोंग झील। कौन सी झील है दोस्तों, पेंगोंग झील। इस झील के किनारे आसपास दोनों ही क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। भारत के भी कई सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, चाइना की तरफ से भी शहीद हो चुके हैं, और ऐसी स्थितियों में मतलब बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है इलाका। ठीक है, अब इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगला आपका जो प्रश्न है, 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, हाल ही में राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क का विकास जैसलमेर में किया गया है, इसकी क्षमता क्या होगी। सोलर पार्क का विकास, और सोलर पार्क की आपसे क्षमता पूछिए, 10,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट, 19,000 मेगावाट और 5,000 मेगावाट। एक्चुअली क्या राजस्थान, या मैं कहूं तो पूरा वर्ल्ड इस बात को समझ चुका है कि आगे हमें नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे ऊर्जा के स्रोतों के, क्योंकि अभी जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमें नए सोर्स,
नए हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे और सौर ऊर्जा उसमें से बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। तो हम सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे संबंधित मैं कहूँ तो योजनाएं बनाते हैं। तो हमने राजस्थान में जैसलमेर में सौर ऊर्जा को लेकर एक क्या बनाया है दोस्तों, प्लान यहाँ पर बनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए गुरुजी इसमें कितना लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया राजस्थान में 2020 में ये जो सोलर पार्क का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, इसका लक्ष्य आपको मैं बता दूं तो 10,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। कितना है? 10,000 मेगावाट। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। और हाँ भाई, एक प्रश्न इसी चीज में बता देता हूं कि हाल ही में इसी राजस्थान का जो सरकार का जो बजट आया था 2020-21 वाला, उसमें ये लक्ष्य भी था कि सौर ऊर्जा से हम 40,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे। 40,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेंगे, ये लक्ष्य है राजस्थान का। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपका और छठा, ओहो 7वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। देखो एक बार फटाफट से, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में मिड डे मील, आपने सबने सुना होगा मिड डे मील, परिजनों को वितरित किया गया। कि जो लॉकडाउन चल रहा था तो स्कूल तो बंद थे, तो बच्चों को तो मिड डे मील बांटा ही नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में कहा कि भाई इस टाइम पर लोग अपने घरों से नहीं जा पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो सरकारों ने क्या किया, हमारे सरकार ने, मैं कहूँ तो राजस्थान की सरकार ने मिड डे मील का प्रयोग उनके परिजनों पर किया, स्कूल के बच्चों के परिजनों पे किया। और ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या माना जाएगा दोस्तों, राजस्थान। क्या है? राजस्थान की सरकार ने इसको मिड डे मील योजना का जो प्रयोग है वो किस पर किया गया है दोस्तों, परिजनों पर इसका प्रयोग किया जो। और अगर पूछा जाए राजस्थान नहीं, इंडिया में जो मिड डे मील की योजना है किसके मस्तिष्क से निकली, मैं कहूं तो इसके सूत्रधार कौन है, तो आपको एक नाम याद बता देता हूं, के कामराज। बहुत ही खतरनाक आदमी, बहुत ही मैं कहूं तो टैलेंटेड आदमी। जब नेहरू की डेथ हुई थी तो के कामराज ही थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। वही के कामराज जब जिनकी अध्यक्षता में जब क्या नाम है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में इंदिरा गांधी का जो पहला कार्यकाल स्टार्ट होता है 1966 में, उस टाइम पर भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, के कामराज। ठीक है ना, तो याद रखना के कामराज के मस्तिष्क से निकला था क्या, मिड डे मील की योजना। स्कूलों को मैं कहूँ तो बढ़ावा देने के लिए, राजकीय स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए योजना लेके आए थे। 7वां प्रश्न के बाद में आपका ये प्रश्न देखो, आरोग्य सेतु ऐप। मेरे ख्याल में इसका नाम लॉकडाउन में सब लोगों ने सुन लिया होगा कि आरोग्य सेतु ऐप संबंधित है किससे है। आपको ये बताता है कि भाई जो कोरोना जो आपका कोविड-19 जो बीमारी अभी चल रही है, महामारी जो चल रही है, उससे बचाव क्या कर सकते हैं, आपके आसपास कोरोना से हॉटस्पॉट जो हैं वो कितने दूर हैं, आसपास कोरोना का मैं कहूँ तो पॉजिटिव कौन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस आरोग्य सेतु ऐप से मिल जाएंगी। आपदा संरक्षण से, कोविड-19 महामारी से, अंतर्राष्ट्रीय सूचना से, मनोरंजन ऐप से। तो मेरे ख्याल में इसको आप समझ चुके होंगे और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 महामारी से संबंधित है। कौन सा ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जनता की भलाई के लिए और जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है दोस्तों, और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत कौन सी डॉल्फिन संरक्षण संबंधी परियोजना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तो है कि हमने गंगा डॉल्फिन को वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है, गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन ये गांगेसूस के नाम से भी जानी जाती है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है जो कौन सी प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने के लिए चालू किया गया है, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को, यमुना डॉल्फिन को और गोदावरी डॉल्फिन को। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रीय जलीय जीव बन चुका है गंगा डॉल्फिन, तो राइट आंसर भी यही आएगा। इसको क्या कहा जाता है, गांगेसूस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गांगेसूस भी कहा जाता है। और 2009 में
2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। क्या मिला था दोस्तों? राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला। किसको मिला? गांगेसूस को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं आपके, और अगला प्रश्न लाडलो, ये प्रश्न क्या कहता है आपसे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये वही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जिसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ ली जाए इसकी स्थापना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में हुई थी भाई। अलेक्जेंडर कनिंघम इतिहासकार रहे हैं। ठीक, अब यहां पर यह पूछा है कि इसने कितने सर्कलों की घोषणा की है। 2020 में कुछ नए सर्कल घोषित किए हैं कि इन क्षेत्रों को हम नए सर्कल घोषित कर रहे हैं, और जो कि पुरातत्व की दृष्टि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहूं तो स्थान फिक्स किए हैं, वो आपसे यहां पर पूछा गया है। विशेष रूप से यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जल्दी से आप लिख भी लें। और भाई साहब, इसमें आपको आंसर देना है दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 और 7। हाँ जी, इसके राइट आंसर में कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा। और इसमें भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने भारत के 7 शहरों को, 7 स्थानों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरुजी नाम भी बता दो, तो आपको मैं यहां पर क्लियर बता देता हूं। जैसे कि एक स्थान है भाई साहब रामगंज, एक स्थान तो कौन सा है? रामगंज। एक स्थान तो है यहां पर रामगंज। 1 2 3 मतलब कि हाँ, यहां मैं लिख देता हूं भले इसको। सबसे पहला तो देखते हैं भैया तिरची, दूसरा रामगंज। ठीक है, ऐसे तिरची भी हो जाएगा, रामगंज भी हो जाएगा। रामगंज वैसे पश्चिम बंगाल में, कौन से बंगाल में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और तिरची आपका तमिलनाडु में। इसके बाद में आपका अगला है राजकोट। राजकोट है आपका गुजरात में। ठीक है, नंबर 4 पर अगर आपसे पूछे तो आप बता देना जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंबर 5 पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुजी 5वां स्थान भी, अब इसी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे 5वां स्थान यहां पर पूछ लिया जाए तो आपको देना झांसी। कौन सा है? झांसी। और झांसी में ब्रैकेट में क्या लिखोगे? उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। नंबर 6वां आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो मेरठ, और मेरठ भी उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट आपसे 7वां ऑप्शन पूछ लिया जाए तो आंसर देना हम्पी, और हम्पी है कर्नाटक में। ठीक है भाई, तो टोटल 7 ऐसे स्थान हैं जिनको 2020 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसने किस में एंट्री दे दी है? अलग से 7 जगहों की घोषणा की है। तिरची, रामगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। क्लियर है? ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 7 हो चुका है यहां पर। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 7 यहां पर हो चुका है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई साहब 11वां, और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? राज पोर्टल दिख रहा है ना सबको? राज पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। जल्दी से आंसर दें इसका। और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे दमदार प्रश्न होते हैं जो सबसे ज्यादा आपके काम के आते हैं। देखो, राज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लॉकडाउन जो परिस्थिति चल रही है अभी 2020 में, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है आर्थिक लेवल पे। मैं कहूं तो जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो राज पोर्टल जो है, राज कौशल पोर्टल जो है, ये आपको आम जनता को हर एक क्षेत्र में क्या है, सुलभता प्राप्त करवाएगा। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान राज्य में की गई है, क्योंकि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। उनके द्वारा यह कार्य यहां पर
किया गया है। क्लियर है? तो इसको आंसर लगा लो। इसका आंसर है भाई साहब राजस्थान। 11 प्रश्न आपके हो चुके हैं यहां पर, और 11वें के बाद में 12वां प्रश्न बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। देखो एक बार क्या कह रहा है। तियानुवेन फर्स्ट क्या है? तियानुवेन फर्स्ट क्या है? रूस का चंद्रमायान मिशन यान, भारत का चंद्रमा मिशन यान, चीन का मंगल मिशन यान, और लास्ट है यूरोपीय संघ का प्रथम चंद्रायन। यूरोपियन संघ का प्रथम चंद्रायन। देखो तियानुवेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना, ये चाइना के द्वारा भेजा गया मंगल मिशन यान है, और चाइना की तरफ से अगर पूछ लिया जाए तो ये प्रथम मिशन है। चाइना की तरफ से मंगल पर भेजा जाने वाला प्रथम मिशन है। कौन सा? तियानुवेन। अब सुनो, अब से पहले मंगल पर कौन कौन लोग क्या भेज चुके हैं, अपने मिशन भेज चुके हैं, तो आपको मैं बता दूं। देखो एक तो आपने नाम सुना होगा, यूएसए का नाम सबने सुन ही रखा है, नासा ने भेज दिया है। दूसरा सोवियत संघ, जो आज मैं कह सकता हूं, आज का नाम लिख देता हूं, रसिया ने भेज दिया है। एक है भाई साहब यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ का जो स्पेस सेंटर है उसके द्वारा भेजा जा चुका है, और अपने भारत के द्वारा भेजा जा चुका है। ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका कौन सा देश आ गया भाई साहब? चीन का मंगल मिशन यहां पर आ चुका है। क्लियर है? तो वर्तमान अभी तक की स्थिति में अगर देखें तो महत्वपूर्ण रूप से 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने सफल अभियान किया है। कौन से? मंगल ग्रह पर किया है, मंगल ग्रह पर यहां पर अभियान कर चुके हैं। आगे चलते हैं 12 के बाद में अपन 13 पर। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हाल ही में ध्रुवास्त्र, एक नया अस्त्र हमने इन्वेंट किया है, इंडिया ने किया है, डीआरडीओ ने किया है। जो आपका डीआरडीओ है ना, रक्षा एवं विकास मंत्रालय जो है आपका, उसके बारे में देख लेते हैं। ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका विकास किया गया डसॉल्ट नामक कंपनी के द्वारा। ये डसॉल्ट बहुत पूछी जा रही है, डसॉल्ट कंपनी ने वो बनाया है आपका, बहुत प्रसिद्ध एक यान है राफेल जो विमान है वो इसी डसॉल्ट ने बनाया है, और ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है। डीआरडीओ, इसरो और नासा। तो आपको मैं बता दूं, ध्रुवास्त्र का जो प्रयोग है, ध्रुवास्त्र को जो बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ का। डीआरडीओ करता क्या है? ये सेना को मैं कहूं तो अच्छी अच्छी चीजें मुहैया कराने का काम करता है। अच्छी अच्छी चीजें मतलब उसको विकसित करने का काम, उससे उत्तरोत्तर वृद्धि का काम करने का जो काम है वो डीआरडीओ मुख्य रूप से करता है। अनुसंधान करता रहता है रक्षा के संबंध में। ठीक है। तो डीआरडीओ से संबंधित याद रखना, डीआरडीओ के चीफ रह चुके हैं, आपको पता हो तो आपके और हमारे चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक। तो डीआरडीओ ने ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण 2020 में किया है। ये जहां पे भी हाल ही में आ रहा है तो समझ लेना ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है 2020 में हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगली क्लास की अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न। क्या कहता है 14वां प्रश्न? दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। हाल ही में इसरो प्रमुख के सिवान, नाम सबने सुना होगा, के सिवान। और के सिवान वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, इसरो के लिए बहुत कुछ किया है। और के सिवान को थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। ये थियोडोर वॉन करमन जो पुरस्कार है इसके लिए चुना है, बहुत फेमस ये व्यक्ति थे थियोडोर वॉन करमन, है ना। अंतरिक्ष यात्री कह सकता हूं मैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो इनकी याद में हमने क्या किया है? थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार प्रारंभ किया है। यह सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाएगा? पहली चीज तो यह सम्मान 2021 में दिया जाएगा। 2021 में पेरिस फ्रांस में दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा दोस्तों? पेरिस में। और देश भी पूछे तो आपसे क्या बताना है? पेरिस फ्रांस में दिया जाएगा। दूसरी चीज, इस संस्था पूछा है आपसे तो IAA के द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाएगा। नासा द्वारा, सियांग द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो IAA के द्वारा
दिया जाएगा? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां पर राइट आंसर आपका मान लिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका 15वां प्रश्न है दोस्तों। 15वां प्रश्न क्या मजेदार प्रश्न है। आपने सुना होगा स्वीडन की एक शेरनी है जिसने विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को यूएनओ की महासभा में संबोधित किया था 2019 में, और सबको फटकार भी लगाई थी इस बात को लेके कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम आगे आने वाली पीढ़ियों के पूरे पर्यावरणिक क्षेत्रों को पूरी तरह बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो। तो उनको बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा और उनको समझाया भी कि अगर आप आज नहीं चेते किस बात को लेकर, इस प्रकृति के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ग्रेटा थनबर्ग जो बहुत ही कम आयु की लड़की, जो 16-17 साल की लड़की है, जो कहां पहुंच गई भाई साहब? ये पहुंच गई आपके यूएनओ में, महासभा में लेक्चर दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया देखो, गुल्वेकियन पुरस्कार से किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? इनको गुल्वेनियन पुरस्कार मिला है। गुल्वेकियन जो पुरस्कार है ये देखो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए मिला है, मानव अधिकार हनन के प्रति जागरूकता के लिए मिला है, घरेलू हिंसा के विरोध में मिला है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मिला है। तो इनका ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा? 1 माना जाएगा। इनका आंसर है भाई साहब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रेटा थनबर्ग को यह पुरस्कार दिया गया है। हाँ भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा एक चीज और मैं इससे संबंधित आपको एक प्रश्न बताना चाहूंगा ग्रेटा थनबर्ग से। ग्रेटा थनबर्ग जो है, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर, मैं यहां पे लिख सकता हूं, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर 2019 अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आंसर है ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था। विश्व के शक्तिशाली शख्सियतों में से जो प्रसिद्ध शख्सियत हैं उनको हर साल वहां पर टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया जाता है। तो टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो हैं वो कौन है? ग्रेटा थनबर्ग को माना गया है। ठीक है भाई, इस चीज को विशेष रूप से याद रखना। और इसने यूएनओ में महासभा में विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को क्या किया था? संबोधित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां जो प्रश्न है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? हनोई वियतनाम, कतर दोहा, नई दिल्ली भारत और मॉस्को रूस। आपको यहां पर बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पहली बात तो मैं आसियान संगठन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आसियान संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो कुछ देश हैं उनको मिलाकर इसका स्थापना की गई है। अगर आपसे पूछ ले अगर इसकी स्थापना कब हुई है तो आपको बड़ा ही सामान्य सा आंसर देना है, गुरुजी इसकी स्थापना हुई है 1967 ईस्वी में। और इसके संस्थापक देश आपसे पूछ लिए जाएं, इसके क्या पूछ लिए जाएं? संस्थापक। तो 5 देश थे इसके, बिल्कुल। कितने राष्ट्र थे? 5 राष्ट्रों के द्वारा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मलेशिया है, जैसे कि थाईलैंड है, मैं कहूँ तो सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। ये ऐसे 5 देशों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी। और 5 देशों ने मिलकर जब इस संगठन की नींव रखी तो आगे चल के इसमें और भी सदस्य जोड़ लिए गए। वर्तमान सदस्य जो इसके पूछे जाएं आपसे, वर्तमान सदस्य, तो आपको यहां पर आंसर देना है 10। आसियान के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। और आसियान का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? 36वां शिखर सम्मेलन क्लियर यहां पर हुआ है। तो इसमें एक चीज मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि ये जो हुआ है सम्मेलन, 36वां सम्मेलन जो है, ये पहली बात तो हनोई वियतनाम में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? हनोई वियतनाम में।
लेकिन एक प्रश्न जो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ये प्रश्न आपको बताना है कि भाई इस आसियान में 10 सदस्य हैं कौन कौन से। अगर आपसे पूछ लें आसियान में 10 सदस्य हैं कौन कौन से जो वर्तमान में इसके सदस्य बनकर बैठे हैं। हालांकि इसने भारत में भी हिस्सा लिया था लेकिन वॉचिंग के रूप में, सदस्य नहीं है इसका। जैसे कि एक तो इसका सदस्य है इंडोनेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है मलेशिया, चौथा है कंबोडिया, दूसरा कौन सा है दोस्तों, चौथा कंबोडिया। इसके बाद में आपको मैं कहूं तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया। इसके बाद में नंबर 5 पर है दोस्तों वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के बाद में और अपन थोड़ा सा आगे चलें तो आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा इसका, तो लाओस नंबर 6 नंबर पे कौन सा है, लाओस। ठीक, लाओस के बाद में 7वें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण देश आपने खूब अपना पड़ोसी है जिसे मैं कह सकता हूं, और पड़ोसी जो देश है उसका नाम है म्यांमार। कौन सा है दोस्तों, म्यांमार। 8वें पर है फिलीपींस। कौन सा है, फिलीपाइंस या फिलीपींस देश जो है। नंबर 9वें नंबर पे आपको याद रखना है, 10 देश आपको यहां पर याद रखने हैं। 10वां देश 9वें नंबर पे तो यहां पे है भाई साहब ब्रुनेई। कौन है, ब्रुनेई, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो कितने हो गए, 10 करने थे, एक बार देख लेते हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। इसके बाद में अपन चलें तो ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस यहां पर हो चुका है क्या, बिल्कुल हो चुका है लाओस। थाईलैंड हो चुका है, सिंगापुर हो चुका है, और तो मलेशिया हो चुका है। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, एक आध कौन सा रह गया ऐसे, या फिर मैंने काउंटिंग में थोड़ा सा इश्यू किया है। काउंटिंग भी सही है, ब्रुनेई हो चुका है, फिलीपींस हो चुका है, यहाँ पे सारे देश हो तो गए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे। इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनेई, फिलीपींस। चलो अब देखो, इस एक देश मुझे इसमें से मिस लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर माइंड से इधर उधर हो गया तो मैं देख लूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 देश जो हैं आपके वर्तमान में इसके क्या हैं, सदस्य हैं। और इन देश सदस्य जो देश हैं, ठीक है, इन सदस्य देशों में भारत भी वॉचिंग सदस्य के रूप में, अतिथि सदस्य के रूप में इसमें कई बार भाग ले चुका है। तो आपको याद रखना है, कौन सा सम्मेलन याद रखना है, ये जून 2020 में सम्मेलन हुआ था। 36वां सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है, वियतनाम के हनोई प्रांत में हुआ है। कहां पर हुआ है, हनोई शहर में हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका यहां पे पूछा जाता है 17, और 17वां जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपसे क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखो। हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, या मैं कहूं तो नामक माइक्रो क्रेडिट जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, उस सुविधा का निःशुल्क जो शुभारंभ है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो बताओ जल्दी से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है पर्यटन मंत्रालय, तीसरा है आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय, और चौथा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है अगर ध्यान से देखेंगे तो, और नहीं तो आपसे आएगा भी नहीं। सोचो जल्दी से, बहुत बढ़िया। पर ऐसे ही प्रश्न आपको आगे तक लेके जाएंगे दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्नों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मैं देने से पहले इसका आंसर आपसे ही चाहूंगा। अगर आपने मन ही मन में आंसर सोच लिया करो, देखो स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर जो हैं, ऐसे लोग जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए हम आत्मनिर्भर योजना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में सबसे आगे जो विभाग आया वो कौन सा है, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है, स्ट्रीट वेंडर वाली। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न यहां पर आ चुका है दोस्तों। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल
आरंभ की गई है वह है, राष्ट्रव्यापी पहल प्रारंभ की गई है वह है फिट इंडिया यूथ क्लब फ्लॉग इन, इसके बाद में लास्ट है खेलो इंडिया खेलो, और लास्ट है बाल विकास कार्यक्रम। तो पहली बात तो सोच लेना, हाल ही में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, फिटनेस आपकी किससे बढ़ेगी, या तो आप कुश्ती दंगल करोगे, या मैं कहूं तो आप जिम जाओगे, दौड़ भाग करोगे, यानी खेलों से संबंधित सीधे सीधे मैं कहूं तो आपकी फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी जो पहल यहां पर की गई है उसके लिए आपसे प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर एक लाइन पूछी गई, नारा भी दिया गया है, फिट इंडिया यूथ क्लब। कौन सा क्लब है दोस्तों? फिट इंडिया यूथ क्लब। हालांकि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया खेलो भी बहुत कारगर रहा और बहुत अच्छा भी रहा है, लेकिन वो खेलों के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा के लिए काम आएगा, राष्ट्रव्यापी बढ़ावे के लिए काम आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 19वां जो प्रश्न है दोस्तों, 19वें प्रश्न को एक विशेष रूप से याद रखना। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इसमें अगर आपसे पूछ ले कि गुरुजी फिटनेस इंडिया यूथ क्लब जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो वर्तमान में हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा की गई है। वर्तमान में ये भारत के क्या है दोस्तों? खेल मंत्री हैं। ठीक है, 18 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर 19वां प्रश्न है, और 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में कौन से मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय प्रतिस्थापित कर दिया गया है? पहले इसका नाम अलग था, अभी इसका नाम अलग है। देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जन कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, उन्होंने क्या किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के प्रस्ताव आए हैं कि कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में 1986 से चली आ रही नई शिक्षा नीति जो थी हमारी, अभी तक जो चल रही थी शिक्षा नीति, उसको भी बदलने की प्लानिंग सेट कर दी है। और नया शिक्षा नीति आ चुका है 2020 में। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपका जो शिक्षा मंत्रालय है वो नया नाम रखा है किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इस नाम को रखा गया है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, थोड़ा बैक चलें कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कब रखा गया था, तो ये नाम रखा गया था 1985 में। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने, किसकी सरकार है भाई साहब? राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर लेकिन क्या रखा? देखो, नाम बदलकर रख दिया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम है वो कौन सी सरकार के द्वारा रखा गया था? राजीव गांधी सरकार के द्वारा रखा गया था। क्लियर है? सेम अब हुआ है। अब क्या किया नरेंद्र मोदी सरकार ने? इस नाम को बदल के दोबारा हम कौन से नाम पे पहुंच चुके हैं? शिक्षा मंत्रालय का नाम हमने रख दिया है। 1986 में उस समय की क्या आई थी उस टाइम पे? शिक्षा नीति। अगर आपसे शिक्षा नीति से प्रश्न आ जाए तो आप बता देना शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी है। तो सबसे नवीन शिक्षा नीति यही है, और इससे पहले अगर कहा जाए वर्तमान जो लागू है, वर्तमान वाली जो शिक्षा नीति अभी तक जो लागू है ये 1986 से चली थी और आज यानी 2020 तक, अभी तो और चलेगी अभी क्योंकि नवीन शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। तो 1986 से इसको प्रारंभ किया गया था राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। इस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे भाई। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ये रहा, क्या कहता है देखो एक बार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आपसे पूछ लिया जाए अतुल्य, एक वर्ड दिया है यहां पे, अतुल्य का अनावरण किया गया। अतुल्य क्या है? व्हाट इज अतुल्य?
मतलब तो अतुल्य स्पेशली नाम किया अतुल्य, लेकिन है क्या अतुल्य, तो वो देख लेते हैं। कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइस, नदी संरक्षण संबंधी परियोजना, कोविड-19 से संबंधित प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए बनाई गई योजना। कोविड-19 से जो प्रॉब्लम में है मजदूर, उनके लिए बनाया गया एक सहायता कोष है। और खाद्यान्न संरक्षण से संबंधित योजना। तो नितिन गडकरी की जो ये योजना है, इसको विशेष रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रहे, ये विशेष रूप से आपको यहां पर याद रखना है। क्या इसमें आता है? अतुल्य। अतुल्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी वर्तमान में जो महामारी चल रही है, उस महामारी को ध्यान में रखते हुए केवल 30 सेकंड के भीतर, कितने सेकंड के भीतर? 30 सेकंड के भीतर उस क्षेत्र को, उस परिसर को कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो यहां पर आएगा कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइड, कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइस। इस डिवाइस के माध्यम से जिस परिसर में इसको उपयोग किया जाएगा, उसको 30 सेकंड के भीतर ही कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो अतुल्य जो शब्द है, अतुल्य जो मैं कहूं तो योजना है, वो किससे संबंधित है? कोविड-19 से संबंधित है। लेकिन ये प्रवासी मजदूर से संबंधित नहीं है, वो कीटाणु से, या मैं कहूं तो कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे आपको। अगला चलें थोड़ा सा, और एक चीज और, एक प्रश्न अभी आपका आत्मनिर्भर योजना चल रही है, आपको पता होगा, तो उसमें एक सबसे ज्यादा दिमाग लगाया गया था, वो एमएसएमई पे लगाया गया था। एमएस का मतलब मिडिल, स्मॉल, और मैं कहूं तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, मतलब कि लघु, मध्यम और सूक्ष्म जो आपके उद्योग थे, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो ये जो आपका कीटाणु रहित माइक्रोवेव बनाया गया है, ठीक है, ये एमएसएमई प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। मैं कहूं तो 100%, 100% स्वदेशी योजना है, या मैं कहूं तो स्वदेशी इक्विपमेंट है, 100% स्वदेशी है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है इसको? एमएसएमई, ठीक है, मिडिल, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना एमएसएमई प्रोजेक्ट से भी ये संबंधित है, उसी के तहत इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां, आपको देखना है यहाँ पे 21वां प्रश्न देखो। एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो कहां पर अवस्थित है? देख लेते हैं। रीवा मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किसका उद्घाटन, मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन है, निम्न में से कौन सी जगह पर किया गया है? निम्न में से कौन सी जगह पर किया गया है? तो आपने एक नाम सुना होगा, रीवा। ये रीवा नाम की जगह आजकल बहुत ज्यादा, कुछ दिनों पहले ही ये सुर्खियों में भी रहा था, किसी मैं कहूं तो रैप के चक्कर में रहा था, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, और वहां पे गलत काम भी हुए थे। चलो, तो रीवा मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर है। यहां पर भाई साहब एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? रीवा नामक जगह जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न यहां पर हम देखते हैं, 21 प्रश्न यहां पर दोस्तों यहां पर हो चुके हैं। और एक चीज और, अगर आपसे पूछ ले गुरुजी ये जो है कितना, लगभग कितना मैं कहूं तो मेगावाट सौर ऊर्जा का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा, मतलब कितनी सौर ऊर्जा यहां से बनेगी, तो आपको बता दूं लगभग अभी के लिए तो 750 मेगावाट। कितना मेगावाट है? 750 मेगावाट योजना का जो अनावरण हुआ है, मैं कहूं तो ई अनावरण हुआ है, ई उद्घाटन। ई उद्घाटन का मतलब हमने घर बैठ से इसका क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, एक प्रश्न और मैं यहां पर आपके लिए कहना चाहूंगा कि इसके बराबर, मतलब ये जो योजना है ये प्रतिवर्ष कम से कम, ये योजना अगर सफल रहती है हमारी पूरी की पूरी, तो प्रतिवर्ष 15 लाख टन, कितने टन दोस्तों? 15 लाख टन CO2 के उत्सर्जन को कम करने के बराबर होगी।
को कम करने के बराबर होगी। मतलब कि जब ये योजना पूरी तरह सफल हो जाएगी तो प्रति वर्ष कितना उत्सर्जन कम हो जाएगा? 15 लाख टन CO2 का उत्सर्जन कम हो जाएगा, जो कि इस टाइम पर प्रकृति के लिए, इस पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर लगाएं आप 21। कौन सा आंसर लगाएं? 21। 21 का ऑप्शन क्या है? ए, रीवा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपको यहां पर देना है 22वां प्रश्न, और क्या कह रहा है देखो, समुद्री बचाव और सुरक्षा में, समुद्री बचाव और सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कौन से देशों के मध्य हुआ है? देख लेना, समुद्री सुरक्षा और आपका जो बचाव है उससे संबंधित एक समझौता हुआ है। तो मालदीव भारत, श्रीलंका भारत, इंडोनेशिया श्रीलंका और इंडोनेशिया भारत। 22वें प्रश्न का आंसर दें आप। बहुत ही मजेदार प्रश्न लगता है मुझे ये, क्योंकि यह समझौता जो है समुद्री खोजों से संबंधित, उसके बचावों से संबंधित, कानूनी प्रवर्तन से संबंधित, समुद्र के प्रदूषण से संबंधित सहभागिता को बढ़ाने के लिए है, मतलब उसके बचाव से, समुद्र के बचाव के लिए है। तो सिंपल सी बात है, भारत की जब बात हो रही है, मैं भाई भारत के संबंधित आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भारत आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। लेकिन 3 ऑप्शनों में भारत है, तो एक ऑप्शन तो हटा ही दो बिल्कुल। और भारत और मालदीव भी आपके पड़ोसी हैं, श्रीलंका और भारत भी पड़ोसी हैं, आपके जलीय पड़ोसी, और इंडोनेशिया भारत भी आपका जलीय पड़ोसी है। लेकिन इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया भारत। इंडोनेशिया भारत के बीच में यह पक्ष समझौता हुआ है। किस बात को लेके? कि समुद्री वैज्ञानिक खोजों से, समुद्री बचाव, समुद्री प्रदूषण, समुद्री सुरक्षा, इन सारे टॉपिकों को लेकर, एक दूसरे के सहभागिता को लेकर यह टॉपिक समझौता हुआ है। प्रश्न हो गए आपके 22। 22 के बाद में दोस्तों 23वां जो आपका प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? 23वां आपका जो प्रश्न है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? यहां पर देखो, विद्युत योजना से, रेल योजना से, वायु परियोजना से, महिला सशक्तिकरण से। आपको यहां राइट आंसर देना है। सोचो, समझो और आंसर दें। जल्दी से ऐसे आप काम नहीं चलेगा। देखो भाई, फटाफट से सोचो जल्दी से। निष्ठा विद्युत मित्र योजना और निष्ठा मित्र योजना अगर आपसे पूछ ली जाए तो बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। देखिए भाई, हाँ जी, निष्ठा जो आपकी योजना है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? देखो, इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर, कौन से ग्राम स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयंसेवी संगठन, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयंसेवी संगठन, कौन सा संगठन है? स्वयंसेवी संगठन जो है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया है कि स्वयंसेवी संगठन बनाएंगे महिलाओं को जागरूकता करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो आपका इसका हेडिंग आप लगा लें डी ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण। कौन सा सशक्तिकरण है भाई साहब? महिला सशक्तिकरण। आपके ऑप्शन हो चुके हैं यहां पर कितने दोस्तों? 23 ऑप्शन यहां पर हो चुके हैं। 23 के बाद में अपन बात करें निसर्ग चक्रवात भारत के कौन से तट से टकराया था? ये चक्रवात भाई साहब अभी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं कहूं तो आपके जो मई जून वाला जो टाइम था, जब लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले की स्थिति, उस टाइम की मैं बात करूं, मई जून की, तो वहां उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोरोना महामारी तो है ही, लेकिन उस टाइम पर ही निसर्ग चक्रवात आया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन से तट पर टकराया? अरब सागर के तट पे आपसे पूछ लिए या बंगाल की खाड़ी के तट पे, लेकिन तट के साथ में आपको फिर राज्य भी बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से राज्य का रहा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट और दक्षिण पूर्वी तट। यहां पर आपको आंसर देना है, विशेष रूप से आपको यहां पर आंसर देना है। जल्दी से दो भाई आंसर। देखो, निसर्ग चक्रवात जो है, पहली बात तो 120 घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया है। अगर आप इसकी गति को पूछ लें तो ये आपके पश्चिमी तट से टकराया। पश्चिमी तट का मतलब पहली चीज तो अरब सागर वाला तट।
कौन सा क्षेत्र है, अरब सागरीय तट से ये पकड़ा है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है इसका, तो आपका जो मुंबई वाला इलाका है, कौन सा इलाका है भाई साहब, मुंबई। और मुंबई कौन से राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगर इस तट का एग्जैक्टली नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है कोकण तट। कौन सा तट है इसका नाम, कोकण तट। पश्चिमी तट में भी पार्ट है, काठियावाड़ी तट जो आपका गुजरात वाला इलाका है, फिर कोकण तट है जो महाराष्ट्र वाला इलाका है। दक्षिण में आप चले जाओ केरल कर्नाटक में, उसका नाम है मालाबार तट। ये सारे के सारे पश्चिमी तट ही तो हैं, तो याद रखना इसको, इस वाले क्षेत्र को हम कोकण तट कह सकते हैं, जहां पर ये निसर्ग चक्रवात टकराया। मुंबई को सबसे ज्यादा इसमें हानि की संभावना थी, हालांकि बहुत स्तर पर हानि हुई भी है, लेकिन उसे फिर भी कंट्रोल कर लिया गया था। कोई दिक्कत आपको, तो याद रखना इसको, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह चक्रवात आया था। आगे चलते हैं, निसर्ग चक्रवात के बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न आपका। अच्छा, ये तो मैंने आपके लिए करवा दिया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया है। दोबारा से प्रश्न आ गया, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, और मैं बता चुका हूं ये मूल जो विधेयक है कौन सा है, 2013 का कंपनी संशोधन विधेयक, कंपनी अधिनियम 2013 में मूलतः आया था। अगला प्रश्न आपका 26वां प्रश्न, राजस्थान राज्य की पूर्वी नहर परियोजना में कितना निवेश किया गया है, 35,000 करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए, 37,000 करोड़ रुपए, 38,000 करोड़ रुपए, कितना निवेश इसमें किया गया है। अब इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई साहब कि इसमें पूर्वी नहर का मतलब क्या है, पूर्वी नहर का मतलब इसमें क्या है। देखो, पूर्वी नहर का मतलब पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख नदियां उनको आपस में जोड़ने की योजना बनाई है इसमें। पूर्वी राजस्थान का मतलब मैं कहूं तो जैसे एक चंबल नदी आपकी बह रही है जो दक्षिण राजस्थान वाले क्षेत्र से, चित्तौड़गढ़ में कोटा बूंदी इलाके से, फिर माधोपुर वाले इलाके, फिर करौली धौलपुर इन इलाकों में बहती हुई यूपी में चली जाती है। तो और भी है, जैसे काली सिंध नदी है आपकी, किन्नू नदी है, पार्वती नदी है। इन नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, पूर्वी नहर परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया इसमें कि इसमें पैसा जो लगाया उसका याद रखना 38,000 करोड़ रुपए की योजना है ये। और राजस्थान सरकार ने इसे, कौन सी योजना को, पूर्वी नहर परियोजना को, इसे राष्ट्रीय स्तर की योजना कहा है, राष्ट्रीय स्तर की योजना बताया है, क्योंकि इससे फायदा नेशनल लेवल पे होगा। अगर नदियों को समय पर उनके पानियों का सही उपयोग कर लिया जाए तो पानी अभी भी बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, उनका जो सही उपयोग होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो यहां पर इसका आंसर आप याद रखेंगे कौन सा, डी ऑप्शन। और राजस्थान की पूर्वी नहर क्या है, पूर्वी राजस्थान की 5 नदियों को जोड़ने की योजना, 5 नदियों को, और भी हैं छोटी छोटी नदियां लेकिन प्रमुख कितनी है, 5 नदियां हैं, 5 नदियों को जोड़ने की योजना, जोड़ने की योजना। क्लियर है, तो जल्दी से आप इसको लिख सकते हैं। 26 आपके प्रश्न यहां पर पूरे हो चुके हैं। 27वां प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 27वां प्रश्न आपसे यहां पर क्या कहता है, देखते हैं एक बार। सबसे पहली चीज है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य कौन से संगठन के द्वारा किया जाता है। पहली बात तो सीमावर्ती का मतलब आपका जो जैसे जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी बात हो रही है, तो एक तो बीआरओ, एक है डीआरडीओ, एक है इसरो और एक है एएसआई। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, बॉर्डर रोड अथॉरिटी, जो आपकी सीमा सड़क प्राधिकरण है, सीमा सड़क प्राधिकरण। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। अटल सुरंग जो है आपकी, ये आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में है और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। अब अटल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी खुद गए वहाँ पे और उसका उद्घाटन किया।
अब सुनो, इसका निर्माण, अटल सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बीआरओ के द्वारा किया गया है, सीमा सड़क प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर लगाओ इसमें बीआरओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको पता हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो भी मुझे बता सकते हैं। जैसे आपको पता होगा एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना है इस बीआरओ की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहलाएगा, लेकिन अभी उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अभी उस प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है दोस्तों? काम चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका जो है आपका, उसमें एक नदी बहती है, आपको पता होगा रावी नदी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में मैं कहूँ तो पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, नदी घाटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो एक हमने क्या किया, रावी नदी पर पुल बनाने का जो काम है, रावी नदी पर क्या बना रहे हैं? पुल बना रहे हैं, लेकिन वो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचाई वाले पुलों में से एक है। और याद रखना, इस पर प्रोजेक्ट चेतक चलाया जा रहा है। कौन सा भाई साहब? प्रोजेक्ट चेतक के तहत, चेतक के तहत इसको निर्माण किया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? बीआरओ के द्वारा किया जाएगा, बॉर्डर रोड ऑथोरिटी। अगला प्रश्न, वायुयान संशोधन विधेयक, वायुयान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। यह विधेयक संशोधित करेगा, या मैं कहूं तो देख लेते हैं, विमान अधिनियम 1988, विमान अधिनियम 1952 को, विमान अधिनियम 2008 को, और अगला है विमान अधिनियम 1934 को। ये कौन से विधेयक का संशोधन है जो वर्तमान में लोकसभा में पारित हो गया है? ये विधेयक कौन से मूल विधेयक को बदलेगा? जल्दी से सोचो। इससे पहले विमान अधिनियम, हमारा जो मूल अधिनियम जो चल रहा है वो 1934 से ही चल रहा है दोस्तों। कब से चल रहा है? 1934 से यहां पर विशेष रूप से चल रहा है। कोई दिक्कत आपको? तो इसका आंसर आप यहां लिख सकते हैं, 1934 का भारतीय विमान अधिनियम 1934 को बदलेगा। ये अधिनियम से संबंधित जो आया, आपके मैं कहूं तो टॉपिक जो आया था, इसका जो बदलाव हुआ है लोकसभा में, ये पारित कब हुआ है? 17 मार्च 2020 को। और ये पारित कहां हुआ है भाई साहब? कौन सी सभा में हुआ है? लोकसभा में। याद रखना है इसको, ठीक है। और हाँ, ये जो आपका संशोधन है, मैं कहूं तो ये जो आपका अभी संशोधन हुआ है 2020 में, ये किसकी वजह से किया गया? अगर आपको मैं बता दूं तो भारत का वर्तमान में जो एक संगठन है, जिसका नाम आप सब लोग अच्छे से जानते भी होंगे, अरे यह है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ICAO। इसको मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें आएगा ICAO, इसका शॉर्ट फॉर्म। इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस संगठन को लाया गया, इस अधिनियम को लाया गया, इस संशोधन को किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। तो आपका 29वां प्रश्न है, और 29वां प्रश्न आपसे क्या कहता है? पोषण अभियान में, पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश कौन सा है जो समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है? कौन से अभियान की बात कर रहा हूं मैं? पोषण अभियान की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों? 29वां प्रश्न यहां पर आ चुका है। फटाफट से आंसर देते चलें, जिससे कि आपको दिक्कत भी नहीं है। अगर इसका सबसे ऊपर वाला शीर्ष राज्य 2020 की बात कर रहा हूं, तो उसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से दो भाई। चलते हैं,
चलो ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर प्रथम स्थान पूछ लिया जाए पोषण अभियान में समग्र कार्यान्वयन में, तो इसका आंसर है कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह योजना जो है, ये तो 2020 की बात हो गई, ये तो 2020 की बात हो गई, लेकिन यह योजना, योजना नहीं, यह योजना आपकी 18 दिसंबर 2017 से, कब से चालू चल रही है? 18 दिसंबर 2017 से प्रारंभ है। और अगर इसका पूर्व नाम पूछा जाए, पोषण अभियान का पूर्व नाम आपसे पूछा जाए, तो आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या आंसर देना है इसका? राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से इसको जाना जाता था। अभी नाम क्या है इसका? पोषण अभियान, और राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से इसको जाना जाता था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्लियर है? ये प्रश्न आपका यहां पर हो चुका है। 29 प्रश्नों के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न की तरफ। देखो थर्ड वाला जो 13 वाला जो प्रश्न है आपका 30, ये 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? भारत में हाल ही में आईओसी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। आईओसी की स्थापना कब की गई थी? सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये आईओसी है क्या, आपको इसका विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पर्यवेक्षक के रूप में कौन से नंबर पे इंडिया उसमें ज्वाइन हुआ है, क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे विशेष रूप से पता होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर दो दोस्तों, फटाफट से आने दो भैया आंसर। चलो अब देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए आईओसी के बारे में, तो ये है आपका इंडियन ओशियन, मैं कहूँ तो हिंद महासागर संगठन है जो, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में स्थापना हुई थी? 82 में। और मैं कहूँ तो भारत 5वां पर्यवेक्षक देश बना, भारत 5वां पर्यवेक्षक देश बना। ठीक है भाई, भारत 5वां पर्यवेक्षक देश इसमें ज्वाइन हुआ है। और एक विशेष रूप से और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले अगर इसकी स्थापना कौन सी जगह की गई थी, जगह का नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बता देना स्थापना हुई थी इसकी लुइस नामक स्थान है। और लुइस नामक जो स्थान है वो कहां पर है? मॉरिशस में है। कहां पर है दोस्तों? मॉरिशस में लुइस नामक स्थान है। ठीक है, लुइस मॉरिशस में इसकी क्या हुई है दोस्तों? स्थापना यहां पर हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विशेष रूप से कोई दिक्कत यहां पर आए, तो भाई साहब 4 देश जैसे चाइना है, यूरोपियन संघ है, उनको इसमें पहले भी पर्यवेक्षक के रूप में एंट्री दी जा चुकी है। भारत कौन से नंबर पे आया? इसमें 5वें नंबर पर पर्यवेक्षक के रूप में एंट्री लेता है। चलते हैं अगला 30 के बाद में आपका 31वां प्रश्न। और 31वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है? हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति द्वारा भारत का दौरा किया गया। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन, सी जिनपिंग, यू विन माइंट और डोनाल्ड ट्रंप। फटाफट से आंसर दो इसका। वैसे अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लें हम इसमें, तो इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, ज्यादा अलग ही दिख जाएगा, अलग ही नाम आपको यहां पर विशेष रूप से दिख जाएगा। कौन से देश का है भाई साहब? म्यांमार का, क्योंकि बोरिस जॉनसन इंडिया मतलब म्यांमार का, तो नाम से ही पता चल रहा होगा लगभग। इसका है यू विन माइंट, और इन्होंने फरवरी 2020 में भारत की यात्रा की। क्या की थी? भारत की यात्रा की थी। कब की थी? फरवरी 2020 में। आपके प्रश्न यहां पर हो चुके हैं दोस्तों, आज कितने? 31 प्रश्न यहां पर पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न दोस्तों। 32वां प्रश्न क्या कहता है? कौन से मंत्रालय द्वारा हाल ही में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? भारतीय रेल मंत्रालय,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, उद्योग एवं विनिर्माण मंत्रालय। विशेष रूप से आपको 32वें प्रश्न का आंसर देना है और जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर दो भाई। देखो, जब व्हील्स की बात हो रही है और रेस्टोरेंट की बात आ रही है तो हम आजकल ट्रेनों के लिए पूछते हैं। ट्रेनों में आजकल होटलें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और अगर पहला आपसे पूछ लिया जाए, पहला ऐसा कुछ जो कहां से किया गया है, तो आपको मैं बता दूं, असम के आसनसोल रेलवे स्टेशन से। असम में एक जगह है आसनसोल, आसनसोल रेलवे स्टेशन है। और आसनसोल कौन से राज्य में भाई साहब? असम में है। कौन से राज्य में दोस्तों? असम में। तो ऑप्शन नंबर लगाओ 1 और 32 प्रश्न यहां पर हो गए आपके। अगला प्रश्न है भाई साहब 33वां प्रश्न, देखो। IDSA इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस का पुनर्निर्माण, या मैं कहूं तो पुनर्निर्माण, आपको यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको दोबारा से, पुनर्निर्माण कर उसका, या मैं कहता हूं किसके नाम पर पुनर्नामांकित किया गया है? सुषमा स्वराज के नाम पे, अरुण जेटली के नाम पे, मनोहर पर्रिकर के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। विशेष रूप से आपको यहां पर याद रखना है कि गुरुजी इसका राइट आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या आपसे 33 पूछा जा गया है, तो इसका आप सोचो आराम से। जल्दी से सोच के आंसर दें मुझे। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं इसके बारे में आपको। इसका राइट आंसर है दोस्तों मनोहर पर्रिकर। किसके नाम पे रखा गया? मनोहर पर्रिकर के नाम पे। और मनोहर पर्रिकर जो हैं पहले गोवा के सीएम रह चुके हैं, फिर 2014 से लेकर 17 तक भारत के कौन से पद पे रह चुके हैं? रक्षा मंत्री के पद पे रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में 2017 में दोबारा से गोवा के सीएम बने और अंत समय का मतलब इनकी डेथ हो चुकी 2019 में, तो 2019 में इनकी डेथ हुई थी, तब ये गोवा के क्या थे दोस्तों? सीएम थे। ठीक है, तो याद रखना इन्हीं के नाम पर रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हीं के नाम पर इस संगठन का, जो जिसे हम थिंक टैंक कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में, किसका? IDSA। ठीक है, इसका नाम हमने किसके नाम पर रख दिया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया है। 33 प्रश्न यहां पर आपके पूरे हो चुके हैं। 34वां प्रश्न देखो एक बार फटाफट से। चौंतीसवां प्रश्न देखो, ब्लू इकोनॉमी कौन से देशों की संयुक्त पहल है? हाँ जी भाई, जल्दी से आने दो। ब्लू इकोनॉमी की कौन से देशों की संयुक्त पहल है? भारत नॉर्वे, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत मालदीव। पहले सोच लेना, ब्लू इकोनॉमी मतलब कि समुद्र से संबंधित है। सिंपल सी बात, जब ब्लू वर्ड आ गया और समुद्र से संबंधित अर्थव्यवस्था यहां पर पूछा गया है, तो कौन से देशों की संयुक्त पहल है? जल्दी से आंसर दो भाई इसका। आपका 34 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। हाँ भाई, चलते हैं। हाँ जी, अब देखो ये कौन से देश की पहल है? भारत और नॉर्वे की पहल है। ब्लू इकोनॉमी की दो देशों की संयुक्त पहल है, जिसमें भारत और नॉर्वे दोनों ने संयुक्त रूप से क्या लिया है? इसमें भाग लिया है। ठीक है भाई, इसमें विशेष रूप से अगर आपसे पूछा जाए, तो दोनों देशों के विज्ञान मंत्री, या मैं कहूं तो पर्यावरण मंत्री हमारे मिले। जैसे हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और नॉर्वे के पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं दोस्तों, वो कौन है? स्वेंगविंग,
या मैं कहूं तो स्वेनिंग रोविटन को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, आपके 34वें प्रश्न के बाद में 35वां प्रश्न आपकी नजरों के सामने क्या कहता है। 35वां प्रश्न, 14 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र तथा विदेश सेवा संस्थान, क्या है, प्रवासी भारतीय केंद्र तथा विदेश सेवा संस्थान दिल्ली का पुनर्नामकरण किसके नाम पर किया गया है। निर्मला सीतारामन के नाम पे। अब देखो, विदेश सेवा संस्थान जो है उसका नाम यहां पर नया नाम चेंज किया है, तो किसके नाम पर किया है। निर्मला सीतारामन के नाम पर, मनोहर पार्रिकर के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे और सुषमा स्वराज के नाम पे। इनमें से क्या क्या नाम पर यहां पर किया गया है। तो नंबर आप लिखो 35वें प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएं। और आप थोड़ा सोचा करो कि भाई हाँ, विदेश मंत्रालय के संबंध में कौन सी बंदी है या मैं कहूं तो महिला हैं जिनके नाम पर यह काम किया गया है। जल्दी से सोचो भाई। चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसमें सामान्य सा है भाई साहब, सुषमा स्वराज। आंसर क्या है इसमें, सुषमा स्वराज, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी अगस्त 2019 में। कब हुई थी, अगस्त 2019 में जिनकी मृत्यु हुई थी। ये भारत की क्या रह चुकी हैं दोस्तों, विदेश मंत्री रह चुकी हैं। और इनका जो कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 के बीच में रहा। 2014 से लेकर 2019 तक भारत की क्या रही हैं, विदेश मंत्री रही हैं। और इन्हीं के नाम पर इस विदेश सेवा विभाग जो है, संस्थान जो है, प्रवासी भारतीय केंद्र है, इन दोनों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। देखो भाई, छत्तीसवां प्रश्न देखो, दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस संगठन के सदस्यों के द्वारा आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 आयोजित किया गया है। पहले देखो, सार्क, बिस्मटेक, इसके बाद में ब्रिक, जिसे हम BRA के बार्क बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लास्ट में आपका ऑप्शन है डी। तो इसमें जल्दी से आप फटाफट से देखो क्या है इसमें आंसर। किस संगठन के सदस्यों द्वारा आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किया गया है। फटाफट से आंसर आवा दो, जल्दी से जल्दी आंसर आवा दो भाई। हाँ जी, अब देखो, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इसका जो काम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, बिस्मटेक के नाम में, मैं कहूं तो बिमस्टेक के द्वारा किया गया है। बिम्सटेक जो है इसके द्वारा किया गया। और इसने क्या किया, एक गांव है रामचंडी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, रामचंडी गांव। और जो कौन से राज्य में, ओडिशा। कौन से राज्य में, ओडिशा। और यहां पर क्या है, बाढ़ आई थी अभी। क्या आई थी दोस्तों, यहां पर बाढ़। तो उसके बचाव के लिए यहां पर अभ्यास किया गया। उसके बचाव के लिए यहां पर क्या किया गया है, अभ्यास किया गया है। कौन से संगठन के द्वारा किया गया है, बिमस्टेक के द्वारा किया गया है। 36 प्रश्न आपके यहां पर हो चुके हैं मेरे दोस्तों। और 36 के बाद में 27वां प्रश्न आपको मैं बता दूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही मजेदार प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या है, हाल ही में चलती फिरती मधु वाटिका की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, उसके द्वारा। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद में केंद्रीय पर्यावरण वन्य जीव मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा चलती फिरती मधु वाटिका जो है इसकी शुरुआत यहां पर की गई है। जल्दी से आंसर दो भाई। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं इसको मान सकता हूं। अच्छी पहल है। क्यों है अच्छी पहल, उसका रीजन सुन लो। क्योंकि देखो, मधु वाटिका का मतलब ये तो है नहीं कि आपको मधु मिलेगा, मधु यानी शहद।
मधु यानी क्या है, शहद। इसका उद्देश्य ये है कि चलती फिरती, मतलब कि मैं कहूँ तो पूरे दिल्ली वाले इलाके में, दिल्ली से शुरुआत हुई है इसकी, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें चलती फिरती मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड रहा करेगा, जो आपसे मिलता रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मधुमक्खी जो पालन होता है, लेकिन उसको चलती फिरती रूप में घुमाया जाएगा। और इसको हमने कौन सी योजना के तहत लागू किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा, विशेष रूप से आप इसको याद रखना है। लेकिन अगर आप पूछ लें कि गुरुजी इसकी प्रश्न, भैया इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी, अगर आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो आंसर दे देना भैया बी के सक्सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बी के सक्सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और एक चीज और, ये कौन है? खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हैं। ये किसके अध्यक्ष हैं भाई साहब? खादी तथा ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हैं। तो आप लिख सकते हैं खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? बी के सक्सेना। एमएसएमई के द्वारा इसकी योजना प्रारंभ की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए ये योजना कहां पर प्रारंभ की गई थी? दिल्ली में। कहां पर स्टार्ट की गई है? दिल्ली वाले इलाके में। आपके प्रश्न हो गए टोटल कितने? 37 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। 37 के बाद में दोस्तों 38वां प्रश्न आपको यहां पर विशेष रूप से देखना है। हाँ जी, विवाद में विश्वास विधेयक संबंधित है। क्या कह रहा है? देखो, विवाद से विश्वास विधेयक संबंधित है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से, उपभोक्ता संरक्षण से, मोटर वाहन विभाग से और ऋण वसूली से। जल्दी से सोचो भाई, 38वां प्रश्न आपके नजरों के सामने आ चुका है और बड़ा ही अजीबोगरीब प्रश्न लग रहा होगा, गुरुजी इसमें क्या करें, कैसे नहीं करें। जल्दी से आंसर आने दो। चलो बता दें क्या इसको हम। देखो, ये जो है आपका ऋण वसूली से संबंधित है। ये जो आपका विवाद वाला है, विवाद से विश्वास विधेयक जो है, ये कौन से है भाई साहब? ऋण वसूली से संबंधित, विशेष रूप से संबंधित है। अच्छा, अब इस चीज में आपको एक चीज और, इसमें सबसे ज्यादा जो चलती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2020 में इसे पारित कर दिया गया है। इसे पारित कर दिया गया है। तो 38 प्रश्न आपके आ चुके हैं। 39वां प्रश्न आपको यहां पर देखना है दोस्तों। और 39वें प्रश्न में क्या देखना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान जो है उसका उद्देश्य क्या है? भारत में एक ही भाषा एवं बोलियां संचालित करना। नंबर 2, भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़कर भारत की विविधता को एकता में स्थापित कराना। और फिर इसके बाद में चलें तो भारत की विभिन्न राज्यों की कृषि व्यवस्था को आपस में जोड़ना। और लास्ट में ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लास्ट में ऑप्शन क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर दो इसका। 39वां प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। 39वां प्रश्न मेरे ख्याल में आप लोगों ने खूब सुना भी होगा आपसे पहले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना है वो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था ये योजना, इसका उद्देश्य क्या है। मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा, भारत को बढ़ावा, एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। हाँ जी, इसका मुख्य उद्देश्य यहां पर यह आ चुका। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्यों? भारत में एक ही भाषा बोली को संचालित कराना उद्देश्य है, लेकिन अभी नहीं है, इतना मतलब काम नहीं हुआ है उस पर। भारत में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़कर भारत की विविधता को एकता में स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। और विभिन्न राज्यों की कृषि व्यवस्था को आपस में जोड़ने का भी काम इसमें है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपका मंत्र मतलब कब स्टार्ट हुआ है, तो मैं कहूँ तो 18 से 20 फरवरी के बीच में, सॉरी देखो
10 से 18 फरवरी 2020 के मध्य इसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना को प्रारंभ किया गया था। तो कोई दिक्कत आपको यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपका अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपका 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वी थिंक डिजिटल, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और आरोग्य सेतु। पहले तो समझ लेना क्या है। बी थिंक डिजिटल के नाम से हमने इसको ऐप को क्या किया है? क्लियर किया है। तो प्रश्न आपका 40वां आ चुका है। जल्दी से सोचो और आंसर दो भाई, इसका फटाफट आंसर दो। किसने इसको, कौन सा फेसबुक है, सॉरी कौन सा, देखो नाम ही बता दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं, कौन सा मैं कहूँ तो सोशल मीडिया है जिसको इसको लागू किया गया है? चलें क्या आगे? देखो इसमें आंसर मैंने पहले बता दिया था आपको। आंसर क्या है इसका? फेसबुक। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? भारत के 7 राज्यों में, अभी शुरुआत पूरे भारत में इसकी नहीं हुई है, तो भारत के 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को, कितने लाख महिलाओं को दोस्तों? 1 लाख महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा इस ऐप को मतलब में अपलोड किया गया है। तो नाम है बी थिंक डिजिटल, बी थिंक डिजिटल। क्लियर है? इसके बाद में 40 के बाद में 41वां प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। और ये 41वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है आपसे? देखो, भारत के वधावन बंदरगाह, भारत के वधावन बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जा रहा है। वधावन अवस्थित है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र कहां पर है इसका? जो मैं कहूं तो वधावन जो है कौन से राज्य में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये नए बंदरगाह के रूप में इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी जा रही है हमारे द्वारा और हो चुका है। वधावन बंदरगाह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है आजकल, तो इससे संबंधित आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर है भाई साहब, ये कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसका आंसर देते हैं अगले प्रश्न का, जब तक मैं पानी भी पी लूंगा। चलो अगले प्रश्न का देखो एक बार। देश की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत, सोच लेना क्या कहा है मैंने, फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में की गई? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। किस राज्य में फ्रूट ट्रेन की शुरुआत की गई है? जल्दी से आंसर आने दो भैया। 42वां प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। चलो पी लिया भाई पानी। अब देखो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ताड़ीपत्री। कौन सा रेलवे स्टेशन है? ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से 31 जनवरी 2020 को
किसकी स्टार्ट की गई थी? पहली फ्रूट ट्रेन, पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत की गई। लिख लो भाई फटाफट से, जल्दी से इसको आप लिख सकते हैं। देश की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत जो है वो किस राज्य से की गई है? तो आंसर बताना है इसका आंध्र प्रदेश। फटाफट से लिखें। ठीक, इसके बाद में आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों 43वां प्रश्न, और 43वां प्रश्न आपको देखना है दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा है दोस्तों? दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चली है? अहमदाबाद से मुंबई, लखनऊ से दिल्ली, नासिक से मुंबई, और अगला है अन्य। दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने दो भाई, जल्दी जल्दी दो आंसर, और ये भी बता देना कब चली गई है। चल तो गई, लेकिन कब चली है? सोचो और जल्दी से आंसर दो। चलो इसका आंसर दे देते हैं। अब देखो, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई गई है और इसकी शुरुआत हुई है 17 जनवरी, कितने तारीख को? 17 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 जनवरी 2020 को दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। तो कहां से कहां तक है? अहमदाबाद गुजरात से लेकर मुंबई महाराष्ट्र के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। कितने तारीख को चला दी गई है? 17 जनवरी 2020 को चलाई जा चुकी है। क्लियर है? आपके यहां पर 43 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, और आज के जो ये क्लास होगी आपकी, यहीं पे मैं कुछ देर में इसको खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपको 40-45 प्रश्न आज बहुत बढ़िया प्रश्न मिले हैं। ठीक है, इनसे आगे भी अगली क्लास में आपको इससे आगे के प्रश्न मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार क्या प्रश्न है, सक्षम अभियान किससे संबंधित है? सक्षम अभियान किससे संबंधित है? रोजगार प्राप्ति से, कौशल विकास से, महिला सशक्तिकरण से, और ईंधन संरक्षण से। ईंधन संरक्षण से। जल्दी से आंसर दो भाई 44वें प्रश्न का, यह किससे संबंधित है? और जहां तक मुझे लगता है इसके लिए व्यापक रूप से हम सक्षम होना चाह रहे हैं किस पर? ईंधन संरक्षण पर। किस पे स्टार्ट होना चाह रहे हैं? ईंधन संरक्षण पे। तो हमारा भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय है, उसने इसको 16 जनवरी ईंधन संरक्षण से, और ये हमने 16 जनवरी 2020 कब स्टार्ट किया दोस्तों? 16 जनवरी 2020 को इस योजना को हमने प्रारंभ किया है। कौन सी योजना है? मैं कहूँ अभियान जो है उसका शुरुआत सक्षम अभियान, तो भारत का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और 16 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया है। आज का अंतिम प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, देख लो। और क्या है 45वां प्रश्न? देखो एक बार पढ़ो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए आरंभ की गई राष्ट्रीय आरोग्य निधि के योजना के तहत राशि का प्रावधान किया गया है 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख और 17 लाख रुपए। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर दे दो। आज का आपका यहीं पर ये प्रश्न रोक दिया जाएगा। जल्दी से आंसर देना है आपको, फटाफट से आंसर दे दो। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए आरंभ की गई राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत कितनी राशि इस योजना के तहत आपको मिलेगी, उसका प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सोच सकते हैं, दुर्लभ रोगों की बात होगी तो आपको कितने रुपए की राशि मिलेगी? यहां पर 15 लाख रुपए की राशि आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। और आपको मेरे प्रश्न पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे एम स्टडी यूट्यूब चैनल और एम स्टडी जो हमारा ऐप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।